नुक्ता नज़र जिन्ना का था पाकिस्तान के बारे में, उस पर जो पेशन गोइयाँ मौलाना आज़ाद ने की, या जो बाचा खान था उनका जो एक नैरेटिव था, दूसरे जो एंटी पाकिस्तान एक एलिमेंट था, वो कहते हैं कि वो फिर दुरुस्त आज भी हमें साबित होते हैं कि वो दुरुस्त जगह पे थे। वो मुस्लिम लीग को कहते थे कि ये तो प्रो ब्रिटिश हो गए। तो आप इस सर इतराज़ को कैसे देखते हैं? देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मंसूब करके जो पेशन गोइयों की कहानियाँ हैं, उस पर हम एक अलहदा प्रोग्राम जब करेंगे। और अजीब बात यह है कि डॉक्टर साहब जैसे रिसर्चर भी पेशन गोइयों के पीछे चल पड़े हैं। पेशन गोइयाँ किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस में नहीं शुमार की जाती, या तो वो किसी पॉलिटिकल एनालिसिस की बेसिस। बहरहाल उस पर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि आगा शोरश काश्मीरी ने वो जो एक शोशा छोड़ा और उसके बाद फिर लोगों ने उसको बिलीव करना शुरू कर दिया, बात उस तरह से नहीं थी। बाकी रह गई ये बात कि अबुल कलाम आज़ाद का अपना एक मौक़िफ़ था, और उस पर हम तफसील से बात करेंगे जब हम ग्रुपिंग स्कीम की बात करेंगे कि ग्रुपिंग स्कीम के हामी थे अबुल कलाम, और उस हवाले से हिंदुस्तान को इकट्ठा रखना चाहते थे, और जिन्ना भी उसके हामी हो गए थे, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने उसको आगे नहीं चलने दिया। और वो हम तफसील से जब वो आएगा तो उसका जिक्र करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार नेहरू को करार दिया उसका। तो वो जो है ना पेशन गोइयाँ, वो अभी छोड़ें, फिर बाद में उसके ऊपर प्रोग्राम। सर फिर वो नेशनलिज़म की तारीफ़ करते हैं, फ्रेंच और जर्मन नेशनलिज़म को लेके चलते हैं। आपके नज़दीक नेशनलिज़म या मार्क्सिस्ट नुक्ता नज़र के मुताबिक नेशनलिज़म को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर साहब ने इसमें 3 थ्योरियाँ दी हैं। एक तो फ्रेंच नेशनलिज़म उन्होंने बताया है, जिसको वो कहते हैं कि टेरिटोरियल बेसिस होता है जी। फिर उन्होंने जर्मन इंटरप्रिटेशन दी है कि उसमें जो है वो रेस की या उसके हवाले से, कल्चर के हवाले से जो है वो होता है। और फिर उन्होंने उसके हवाले से मिसाल भी दी कि जो ईस्टर्न यूरोप है और वहाँ पर जो रोज़ा लक्समबर्ग की भी मिसाल दी कि जो एक्टिविस्ट थे जो कि ज्यू थे, और वो उनको फिर ज़्यादती की गई रेसिज्म की बुनियाद पर। तीसरी उन्होंने फिर डेफिनेशन दी है जो स्टालिन की या बल्शविक्स की है जी। तो उसमें डॉक्टर साहब ने जो बल्शविक डेफिनेशन दी है स्टालिन के हवाले से, उसमें मुश्तरका ज़बान है, मुश्तरका इलाका है, मुश्तरका कल्चर है और मुश्तरका इकनॉमिक बेस है। अच्छा, अब ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं, पहली 2 डेफिनेशंस तो यूरोप के अलावा बाहर निकलें तो कहीं एप्लीकेबल हैं ही नहीं। जो बल्शविक्स की डेफिनेशन दी है वो लेके चले ना ज़रा हिंदुस्तान की तरफ। देखें, कॉमन टेरिटरी तो कोई भी ऑक्यूपायर जो है कॉमन टेरिटरी बना सकता है, तो टेरिटरी कभी भी बेसिस नहीं बनता है नेशनलिज्म का। अगली चीज़ें मैटर करती हैं कि मज़हब आपका एक हो, कल्चर आपका एक हो, ज़बान आपकी एक हो, इकनॉमिक बेस आपका एक हो। नॉर्थ इंडिया का कल्चर, ज़बान साउथ इंडिया से डायमेट्रिकली अपोज्ड है। नॉर्थ और साउथ, ना कल्चर एक, ना ज़बान एक। मज़हब कहने को हिंदू है, लेकिन उनकी हिंदू रवायात और नॉर्थ इंडिया की हिंदू रवायात भी आपस में मैच नहीं करती। इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, मुसलमानों के अलावा सिख हैं, दलित हैं, इतनी डाइवर्सिटीज़ को रखते हुए आप ये जो डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि इसके मुताबिक इंडिया जो है वो एक नेशनलिज़म के, इंडियन नेशनलिज़म के मॉडल में आता है, ये एक भी डेफिनेशन फिट नहीं होती है। और ये जो इंडियन नेशनलिज़म है, ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, ये अंग्रेज़ के आने के बाद इवॉल्व हुआ है। अंग्रेज़ के आने से पहले ये कोई तसव्वुर नहीं था। ये जब स्टेट नेशनलिज़म यूरोप में आता है तो उसको यहाँ अप्लाई, ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है ये अप्लाई कर रही थी इंडियन नेशनलिज़म के नाम पर। बेसिकली ये हिंदू नेशनलिज़म और हिंदू मेजॉरिटेरियन को सपोर्ट करने के लिए एक स्लोगन बनाया गया था इंडियन नेशनलिज़म का, जिसकी कि हिस्ट्री में कोई और ये किसी भी डेफिनेशन पे फिट नहीं होता।